नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। कई बार हमने चर्चाएं की थी आपसे कि देश में किसानों को लेकर हर बार कुछ न कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिसको लेकर हम रोते ज्यादा नजर आते हैं। आज ये महंगाई, आज ये परेशानी, आज ऐसी परेशानी। इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ बैठे हैं, सुधांशु जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिन्होंने ये तय कर दिया कि किसानी आसान भी है और कमाई के लिए भी बहुत बेहतर है। सिर्फ और सिर्फ जरूरत क्या है, समझने की जरूरत है। और बिहार जैसे प्रदेश आप जहां जानते हैं कि सब कुछ राम भरोसे है। मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूं और इस वक्त समस्तीपुर नया नगर सर के घर पे ही हूं। सुधांशु जी से कई बार हमने टीवी प्रोग्राम के जरिए आपको मिलाने की कोशिश की थी, तो आज मुझे मौका मिला और मैं सीधे सीधे इनके घर पे धमक गया। और मैं आपको बताऊं कि सबसे खूबसूरत एक गांव में खूबसूरत घर का कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, तो यहाँ जरूर आइए और फिलहाल मैं दिखाऊंगा अभी। सर आपका स्वागत इसलिए कि सबसे पहले सर का परिचय एक चीज और दूं कि दिल्ली से जब पढ़ के आए थे, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, पिताजी ने कहा कि किसानी में कुछ भी नहीं है। वो वाकया कब का था सर? लगभग 1987 का। 87 का। ग्रेजुएशन पीजी करके आए थे दिल्ली से? हाँ, हम मेरा बी और एम ए दोनों हम हंसराज कॉलेज से ही किए जी। हम 86 में हम अपना एम ए खत्म किए। फिर उसके बाद नौकरी मिली टाटा टी गार्डन में, और उसके बाद उसको छोड़ के गांव आके अब तो 34 साल से यहाँ खेती कर रहे हैं। इस दरमियान 2001 से 2020 गांव के प्रधान भी रहे, मुखिया भी रहे। हाँ, लगा कंटिन्यू अब 19-20 साल जो है वो अपनी सेवा की। शुरुआती दौर में क्या मुश्किलें, क्योंकि आप जानते हैं बिहार में अगर खेती करना है तो पहले पेरेंट मना कर देते हैं कि भैया पढ़ने के लिए हम दिल्ली भेजे तो वहाँ कलेक्टर बन के आएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ भी सेम प्रॉब्लम हुआ। बहुत पिताजी नाराज हुए जब हम आए यहाँ गांव खेती करने के लिए, और गांव के लोग का भी सुनना पड़ा। वो कहावत नहीं है अपने बिहार में, गैल भैंस पानी में। तो बेसिकली मेरे पिताजी का नाम लेके वो गया उनका भैंस पानी में, कि सारा खर्चा जो है पढ़ाई लिखाई डुबा दिए। क्योंकि हमने अपनी पढ़ाई भी इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल से किया है, सेंट पॉल स्कूल दार्जिलिंग से, और क्लास 12 तक। और उसके बाद फिर बीए और एमए किए। 1 साल आईएएस के तैयारी में भी खपाए। उसके बाद जब गांव आए, एक बहुत बड़ा अच्छा डेयरी प्रोजेक्ट लेके आए थे उस समय, तो पिताजी तो सीधे उसको फाड़ के फेंक दिए। नौबत यहाँ तक आई कि बेदखल कर देंगे तुमको जमीन से। हाँ, जमीन से, अगर तुम इतना नौटंकी तुम फंसा रहे हो तो हम वापस दिल्ली जाके इत्तेफाक से नौकरी मिल गई। तो पिताजी को लगा कि लड़का हाथ से निकला जा रहा है। हाँ, तो उन्होंने वापस बुलाया कि अच्छा आओ करो खेती। नौकरी कहाँ लगी थी सर? क्या वो टाटा के चाय बागान में, मुन्नार, केरला। अच्छा, केरला में असिस्टेंट मैनेजर टी गार्डन का। वही गार्डनिंग में जाने का क्या ऑप्शन क्या रहा, क्योंकि वो ऐसा कहा खेती में ही आपकी दिलचस्पी ज्यादा थी? खेती में ही थी, और हमको लगा कि ये ठीक है, अपने घर में नहीं किए तो कहीं तो किए करेंगे। अच्छा, तो मतलब ये अट्रैक्टेड हमको लगा कि हम ये झेल पाएंगे, ये मेहनत। सर एक तरफ जो किसानों को लेकर खासकर हम आसपास इसलिए बात करते हैं कि जिस वक्त आप आए थे बिल्कुल सब कुछ नया नया सा था। सिर्फ जुनून या फितूर या क्या लग रहा था कि हम पूरे बदल नहीं व्यवस्था नहीं, थोड़ा सा हम अपने फैमिली बैकग्राउंड पर आपको अपडेट करेंगे। अपने समय के हिसाब से मेरे ग्रैंडफादर भी अहेड ऑफ टाइम थे, और मेरे पिताजी भी अपने समय से आगे थे कृषि क्षेत्र में। जैसे कि 1952 में मेरे बाबा ने पहला कैटरपिलर ट्रैक्टर खरीदा था। 1952 में वो टैंक नुमा ट्रैक्टर था। और 1956 में उन्होंने पहला अपना जॉन डियर ट्रैक्टर खरीदा था। पिताजी अर्ली 70s में उनके पास एक अल्ट्रा मॉडर्न सीड प्रोसेसिंग प्लांट था यहाँ पर, और वो गेहूं और मक्का का बीज बनाते थे। और तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम उसमें हमारे घर में लोग समय से आगे सोच नहीं रहे थे। हम जब आए तो वो दूसरे दिशा में हम उसको मोड़ पाए। किए तो मॉडर्नाइजेशन ही, चाहे इरिगेशन सिस्टम हो, चाहे ट्रैक्टर्स हो, चाहे
बोने का विधि हो या काटने का हो या हार्वेस्टिंग हो। जैसे 4 इंच का बोरवेल था तो उसको 6 इंच किए, पंप सेट चलता था उसको ट्रैक्टर ड्रिवन किए, मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहे थे, रेट ऑफ वर्क को बढ़ाना। कंबाइन हार्वेस्टर खरीदे, सीड ड्रिल्स खरीदे, ढेर सारा इम्प्लीमेंट्स हर एक काम के लिए। सर इसके लिए फंडिंग जो है वो क्या पिताजी करते थे या खुद ही आपने? नहीं, वो सेल्फ फंडेड था। जो हम खेती कर रहे थे उसका, जैसे हमने जब आम का बागीचा संभाला जी, तो पिताजी को ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि पिताजी ने इनको आम का बागीचा जो दिया वो सबसे बेकार की, भाई करके जरा देख लो। नहीं, वो इंटेंशन से दिए कि थक के भागेगा यहाँ से। मतलब इतना बुरा हाल था उस बागीचे का। अच्छा। लेकिन जिस बागीचे से उनको कभी 20-25 हजार रुपए से ज्यादा नहीं मिलता था जी। उस बागीचे से हमने पहले राउंड में ही जी 25 उनको मैक्सिमम वो लॉटरी समझा जाता था अगर उतना आपको मिल गया तो। अच्छा। लेकिन हम पहली साल में हम उसको 1,35,000 में बेचे। जो 20,000 जिनका हाँ जो आता था जी। या ये 1989 की बात कर रहे हैं। माय गॉड। तो 1,35,000 बड़ा अमाउंट। हाँ, बहुत बड़ा अमाउंट था। और उसका हाफ जो पैसा था जी, लगभग 40 नॉट हाफ, लेस देन हाफ, 45,000 रुपीज का हमने पहला मशीन परचेज किया, वो ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर उस वक्त हाँ, वो मुंबई से मंगवाए थे हम। तो वो मेरा फर्स्ट परचेज था और उसके बाद से हम हमेशा इन्वेस्ट करते गए टेक्नोलॉजी में। और मैं सब आदमी को वो मशीन दिखा के बोलता हूँ कि जो भी मैं हूँ आज एज अ किसान, इट्स बिकॉज ऑफ ये मशीन। अभी वो मशीन अपने हाँ, अभी भी एकदम फर्स्ट क्लास काम करता है। माय गॉड। इसलिए मैं क्योंकि हमारा इन हाउस सारा मेंटेनेंस हम लोग इन हाउस करते हैं और हंड्रेड्स ऑफ मशीन है वहाँ। 100? हाँ, उसका सारा रिपेयरिंग यही होता है, चाहे पावर स्प्रे हो, ट्रैक्टर माउंट स्प्रेयर्स हो, मतलब कंबाइंड हार्वेस्टर हो, भूसा फूकने का मशीन हो, स्ट्रॉ रीपर हो, आप नाम लीजिए, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म हो, कोई मशीन ऐसी नहीं है जो सारा का इन हाउस रिपेयरिंग, इन हाउस मेंटेनेंस। बाहर से आदमी अनलेस की बहुत मेजर काम अगर है। आज के डेट में हमारा जो ऑटोमेशन सिस्टम लगा हुआ है वो पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड है। वो भी फोन पे अगर हमको गाइड कर देता है तो वी कैन रिपेयर इट आउट हियर आवर नाउ। सर आपने शुरुआत की थी आम के बागीचे से, फिर आप नेक्स्ट में आए लीची पे। लीची में कैसे आपने बदलाव किया? लीची हमारे यहाँ तो ये एक चीज तो हम कन्विंस्ड हो गए कि फ्रूट में ही स्कोप है, क्योंकि आप गेहूं और मक्का कितना भी अच्छा से कर लीजिए, आपको 35-37 हजार अगर बेस्ट किए तो और बेस्ट रेट मिला, 35 से 37 हजार से ज्यादा इनकम नहीं हो सकता है बीघे में, एक बीघे में। लेकिन जैसे हम आम में गए तो वो इनकम 1 लाख पे चला गया, 1 लाख पे चला गया, लीची में 1.5 लाख पे चला गया, उसके बाद केला किए 2-2.25 लाख पर चला गया, केला का राइपनिंग सिस्टम किए वो 3 लाख पे चला गया, और अब जो हम लोग स्ट्रॉबेरी लगा रहे हैं वो 4 लाख पर है। ड्रैगन फ्रूट हम लगाए 5 एकड़, उसका कहा जा रहा है कि 15 लाख रुपए इनकम है 1 बीघा का। हम कहते हैं अगर 5 भी आ जाए तो हमारे तो हम समझेंगे कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दोस्त, जो समझने की चीज है, जो किसान भाई हमें देख रहे हैं उनके लिए समझने की ये चीज है कि सिर्फ गेहूं मक्के पे जाते हैं तो आपको 50,000 रुपए कमाई करना भी बहुत मुश्किल है। 37, 35, 32 उससे ज्यादा नहीं हो सकता। जो भी है सुधांशु जी का वो बिल्कुल कैलकुलेटेड है, हर चीज वो कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद आपके सामने रखते हैं। आज बिहार में किसानों की जब चर्चा होती है, बिहार में नहीं बल्कि देश में कहीं भी, इनके हर मॉडर्न सिस्टम को एक एग्जाम्पल के तौर पे पेश किया जाता है। तो किस किस फ्रूट्स पे आपने सर फोकस किया? अभी मेजर हम कर रहे हैं आम, लीची, अमरूद और केला। अब थोड़ा सा लार्जर स्केल में सीडलेस मौसमी या स्वीट ऑरेंज बोल रहे हैं उसको, और फिर 5 एकड़ ड्रैगन फ्रूट और ड्रैगन फ्रूट, हाँ, और मतलब ऑलरेडी प्रोसेस में है। और फिलहाल ये देखिए मेरे पास, मेरे सामने जो है वो दो अभी आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द साइज, थोड़ा और बड़ा होगा, बट ये एक्सपेरिमेंटल है। अब कमर्शियली इसको अब हम लोग शुरू कर रहे हैं, प्रॉपर फर्टिगेशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ये पहले तो ये मेरा ट्रायल था कि इसका टेस्ट क्या होता है, और हम लोग देख रहे हैं कि बाजार में जो ड्रैगन फ्रूट मिलता है उससे इट इज स्वीटर, रेडर और बेटर क्वालिटी। जिसको भी हम सैंपल भेजे हैं सब ने यही कहा है कि बाजार में ऐसा कहाँ मिलता है।
तो उसका रीजन क्या है सर, क्या आपने क्या कर दिया? कुछ तो मैनेजमेंट है, अच्छा, और कंप्लीटली हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ मैनेजमेंट ही है, एंड है कुछ यहाँ की मिट्टी में, जो भी फ्रूट लगाते हैं उसका टेस्ट एनहांस हो रहा है। एक जानकारी मैं और आपको दे दूं कि मैंने एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज की है कंटिन्यू, और ये समस्तीपुर की जमीन है। वर्ल्ड में सबसे फर्टाइल जमीन की जब चर्चा हुई थी, अंग्रेजों ने रिसर्च करके उसके बाद यही कहा था कि ये जो आसपास की जमीनें हैं वाकई में बहुत बेहतर। और पूसा जिस जगह सेंट्रल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो वो समस्तीपुर में ही है, उस वक्त अंग्रेज ने सबसे पहले यही डेवलप किया, और उसको आप पूसा दिल्ली अब जाते हैं तो वो सेंटर आपको दिखता है। इसलिए जमीन की हम बात कर रहे थे कि जमीन सबसे फर्टाइल है और सबसे खास, और इन्होंने खास बना भी दिया। जिस तरह से अभी हम चर्चा कर रहे थे, सुधांशु जी अभी अब चर्चा कर रहे थे कि कुछ ऐसे फलों को आपने लाया जिसका हमने नाम भी नहीं सुना, हम गूगल पे सर्च करने के लिए जरूर चले जाते हैं। वो बिहार में, वो भी आपके बगीचे में। हाँ, लगभग कितना, हम शायद अभी 16 की 17 16 की बात आपने करें। जी। ये गिनाया जी। है, राइट फ्रॉम रामबुटान, लॉन्गन, आइस फ्रूट, मिल्क फ्रूट, लॉक्वाट, एग प्लांट, रामबुटान, स्टार फ्रूट, कॉफी, एवोकाडो, एप्रिकॉट, पीच, तो अनगिनत है ये सब। ये एक्सपेरिमेंटल्स है, दे ऑल एक्सपेरिमेंटल। अंजीर, मीठा इमली, और सीडलेस कटहल, सीडलेस नींबू। तो मेरा हमेशा निरंतर ये कोशिश रहता है कि नए चीजें हमेशा पाइपलाइन में रहने चाहिए, सो दैट कि फ्यूचर में अगर कोई चीज फेल किया तो कोई चीज पिकअप करने का स्कोप रहे कि वो हुआ तो हम इसको लेकर फिर आगे बढ़े। और आप अभी पूसा का चर्चा कर रहे थे। जी। अब तो पूसा के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ये यहाँ इंटर्नशिप करने आते हैं। इंटर्नशिप यहाँ करने जी, और उनके फाइनल ईयर एग्री बिजनेस के स्टूडेंट, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, बीएससी एजी के स्टूडेंट या एमएससी एजी के स्टूडेंट वन डे फार्म विजिट पर यहाँ जरूर आते हैं। वाइस चांसलर भेजते हैं उनको यहाँ। एक बार जाके देखो कि बेस्ट जी सेंटर क्या हो सकता है बेस्ट। और एक चीज हम नोटिस किए हैं कि जब भी बच्चे यहाँ आते हैं तो दे गो बैक मोर कॉन्फिडेंट, वो नजरिया चेंज होके जाता है। एक जो मायूसियत खेती को लेकर जो है, उस मायूसियत के साथ आते हैं, और यहाँ से जब जाते हैं तो उनको लगता है कि देयर इज स्कोप, ये बहुत अच्छा आगे फ्यूचर में। और हम तो मानते हैं कि एग्रीकल्चर अभी एटलीस्ट फॉर बिहार, इन जनरल इवन फॉर होल ऑफ इंडिया, ये तो सनराइज इंडस्ट्री है। बिल्कुल, एग्री बिजनेस, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, पैकिंग। मेरा मानना है दुनिया में कुछ भी हो जाए, कोविड हो जाए, कुछ भी हो जाए, खाना तो नहीं बंद हो सकता, और इतने सब कुछ बंद हो सकता है। हाँ, बशर्ते हम एज अ किसान ये डिसाइड कर पाए कि कब क्या चीज को छोड़े और कब क्या चीज को पकड़े जिससे मैक्सिमम आपको रिटर्न आए। तो लीक से हट के आपको खेती करना होगा। इसे समझना बहुत जरूरी है। किसान हमेशा ट्रेडिशनल जो भी ट्रेडिशनल में, खास करके गेहूं, मक्के और इस तरह की जो चीजें हैं उस पर ज्यादा फोकस होता है। नतीजा क्या, उनको फायदा तो होता नहीं है। जैसे उनका कहिए कि थोड़े से रिसर्च कर लीजिए, थोड़ी सी समझ अपने आप को बदल लीजिए, सर वहां बदलने में वो हिचकिचाते क्यों? हाँ, इसलिए क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। जो टाइम टेस्टेड तरीका है, उनको ये हिम्मत नहीं है कि हम कुछ अलग करें, एंड आई डोंट ब्लेम देम। अगर क्योंकि छोटे किसान, मार्जिनल किसान को रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, वो रिस्क नहीं ले सकते। रिस्क क्योंकि अगर फेल कर गए तो उनका बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन जैसे हमारे इस इलाके में आई एम द रिस्क टेकर, तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पिछले देखिए 3.5 साल में 5000 किसान आए हैं। 5000 किसान आए हैं विजिट करने के लिए, और उनको एक छत के नीचे सारा टेक्नोलॉजी, सारा अनुभव, सारा ये, और हम निःशुल्क अपना अनुभव बांटते हैं। तो मैं हमेशा सबको कहता हूं कि डोंट री इन्वेंट द व्हील, आपको चक्के का आविष्कार नहीं करना है। हाँ। हम यहाँ गंवा के, बर्बाद करके, तोड़ के, सीख के बैठे हैं, एंड प्लीज आप आए हमारे पास, हमारा अनुभव शेयर करें, आपके लिए आसान हो जाएगा डिसीजन लेने। वो भी फ्री में सब कुछ? जी बिल्कुल, नो चार्ज। ओह माय गॉड। जबकि आई हैव गॉट कंसल्टेंसी। हमने एक बार एक फॉरेन कंपनी से
उन्होंने 1 घंटे बात करने का $200 दिया था। दूसरा और 1.5 घंटा उन्होंने बात किया, उन्होंने $300 हमको दिया। उस समय डॉलर वॉज 72 के 73 रुपया था। तो ऐसा भी है। अभी चेन्नई से 2 लेडीज आई थी, 50 एकड़ जमीन उन्होंने खरीदा था। दे वांटेड टू डू फार्मिंग। तो हमारा वीडियो देख के आए थे जो 3.6 मिलियन व्यूज टच कर रहा है, और वो इंसिस्ट कर रहे थे या तो आप पार्टनर बनिए या कंसल्टेंसी दीजिए। तो ये सब भी यहाँ रह के, एक चंडीगढ़ से एक लड़का आया था खेती सीखने के लिए। वो अपना टेंट, अपना बर्तन बासन सब कुछ लेके आया था, और हमारे जानने से पहले खेत में वो तंबू गाड़ दिया था कि सर हम यहीं रहेंगे, आपके लेबर सबके साथ काम करेंगे, हम सीखेंगे। बहुत मेहनत करके उसको घर लाए, एक रूम दिए। हाँ कि प्लीज आप ऐसे मत रहिए खेत पर। लेकिन वो 15 दिन रहा, एवरी डे मजदूर के साथ काम किया। तो इस तरह के मेरे पास ढेर सारे कहानी है। अभी केले को लेकर आप कह रहे थे कि हमने एफपीओ बनाया है। एफपीओ तो हाँ, एफपीओ मैंने बनाया है क्योंकि मेरा ये इच्छा है कि अगर हम जहां तक पहुंचना था पहुंच गए हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं, और अगर इलाका मेरे साथ अगर चले तो मजा कुछ और रहेगा। तो इस उद्देश्य से, और ये हम बहुत हाई आइडियल के साथ नहीं बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर एफपीओ मेरा अच्छा काम करेगा, हम भी उससे कमाएंगे और बाकी लोग भी आगे बढ़ पाएंगे उससे। क्योंकि मेरा मानना है कि किसान के लिए कोई भी चीज उपजाना उसके बाएं हाथ का खेल है। कोई भी चीज दीजिए, उसमें ये क्षमता है कि उसको उपजा लेगा। कैच है मार्केटिंग। तो अगर एफपीओ के जरिए यहाँ हम एक वॉल्यूम क्रिएट करें, एक प्रोसेसिंग फैसिलिटी क्रिएट करें, तो ज्यादातर आप देखिएगा एफपीओ कागज पे ही है, ज्यादातर बिल्कुल। और मेरा लक्ष्य है कि इसको हम बिहार का बेस्ट एफपीओ बनाएं, जिसमें कम से कम 1000 फार्मर्स इसके मेंबर बने, और ये एक मार्केटिंग फ्रूट हब बनाए इसको यहाँ पर। और काफी फार्मर्स जुड़ रहे हैं हमारे गांव में। 20 एग्जाम्पल तो मेरे गांव में है, और अगल बगल यहाँ तक कि लखीमपुर खेरी से किसान आए थे, वो हमारा ऑटोमेशन देख के वहाँ टोटल ऑटोमेशन किए। बाढ़ के किसान थे, वो आके सेमी ऑटोमेशन वो काम कर रहे हैं। एक समस्तीपुर में इसराय रंजन है, 1.3 एकड़ 28 कट्ठा हम लोग का, उसमें हमने उनसे केला करवाया, और मैंने उनका बायबैक किया केला, और 1.3 एकड़ का 5,56,460 रुपया मैंने उनको पेमेंट किया 1.3 एकड़ में। तो आप सोच सकते हैं ये पोटेंशियल है। यानी किसानों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। और ट्रेडिशन की बात हम कर ही रहे थे, आप सारी चीजों को समझ ही गए होंगे। सर, टेक्नोलॉजी को आपने बात करी कि ब्राजीलियन टेक्नोलॉजी आपने 10 साल 15 साल पहले शुरू कर दिया, जिसमें सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल आप कर रहे हैं। पानी आपके खेतों में लगभग 2007 में हमने अपना पहला ड्रिप इरिगेशन लगाया। मैं इनफैक्ट बिहार का फर्स्ट था लार्ज स्केल में जी। और इनफैक्ट सारे बिहार के सब डिस्ट्रिक्ट के पीडीज उस समय बोलते थे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स, आत्मा के जो हेड होते थे, उनका सारा ट्रेनिंग यहाँ हुआ। और 2007 से वो सेम सिस्टम काम कर रहा, आज तक खराब नहीं हुआ है। 2007 से अब तक। तो पहले छोटे पंप और बोरवेल से पटवन करना जी, उसके बाद 6 इंच के बोरवेल और 6x6 पंप से पटवन करना, उसके बाद माइक्रो इरिगेशन से इरिगेशन करना, फिर उसके बाद ऑटोमेशन से इरिगेशन करना। तो ये इस तरह से हम लोग इवॉल्व करते करते आगे बढ़े हैं। आज तो हमारे खेत पर वेदर स्टेशन लगा हुआ है, सॉइल सेंसर्स लगे हुए हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल हम अपना डाले हैं, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, रेडियो ट्रांसमिशन और वाईफाई से वाल्व्स खुलते हैं और बंद होते हैं। तो ये अब मेरा मानना है कि अब डिजिटाइजेशन जब एग्रीकल्चर में हो रहा है तो काम करना आसान हो गया है, इनपुट कॉस्ट मेरा कम हो गया है और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। ये कहें कि आपकी कमाई में कितनी गुना ज्यादा बढ़ गई किसानों के लाजे में, किसानों के शब्द? जमीन कम होते जा रहा है, आमदनी बढ़ते जा रहा है। जो हमें देख रहे होंगे, जो हमें समझ रहे होंगे, उनके लिए सुधांशु जी का ये शब्द जो है ना वो काफी है। जमीन कम हो गई, कमाई हमारी बढ़ गई। तो हम उन सभी
किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जरूर अपने आप को इस तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि सर इसलिए कि बिहार में बाजार की बेहद कमी है। लीची कई बार आप जो है विदेश में भेज चुके हैं। लीची की चर्चा मैं इसलिए कर देता हूं कि इनकी लीची की क्वालिटी देश के तमाम उन बड़े लोगों को खिलाया गया, अब जिसकी अब समझ गए होंगे कि जिस चर्चाएं हम उनका नाम हम नहीं ले सकते, उतनी बेस्ट क्वालिटी, सब रोने लगते हैं आसपास के किसानों। मैं हमेशा ये गर्व के साथ बोस्ट करता हूँ जी कि अगर आपको लीची चाहिए तो आपको बिहार आना होगा और बिहार में अच्छी लीची अगर आपको चाहिए तो मेरे पास आना होगा। ना और उसी के बदौलत आज हम दिल्ली जी विद इन 24 आवर्स ऑफ प्लकिंग हम होम डिलीवरी करते हैं प्रीपेड लीची का, और हम बाहर भी भेज के देख लिए। मेरा मानना है जी कि अगर हम साउथ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया मार्केट को भी पकड़ लें हाँ तो बाहर भेजने से डबल आमदनी सिर्फ अपने देश में भेजने का है। ये मेरा अपना अनुभव है, इसलिए बाहर भेजना बंद कर दिए। माय गॉड, मैंने हम लोग सोचते सिर्फ विदेश को भेजिए और अच्छी कमाई हो जाएगी। नहीं, हमने दुबई भेजा है, सब जगह भेज के हम देखे हैं, और मेरा मानना है कि अगर अच्छा क्वालिटी आप, नौबत ये आ गया है कि जिस कंपनी को हम एक साल देते हैं सामान, वो बार बार हमारे पास आता है कि हमें यही समझ चाहिए क्वालिटी। तो सर अब यहाँ करते हैं, फिर सर के साथ और भी जगह चलते हैं।